देखिए बेसिकली फंक्शन के बारे में हमने आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी, लेकिन उन सभी बातों को अगर हम बहुत ब्रीफ में कहें तो उसका मतलब ये है कि फंक्शन एक ऐसा कोड है जो हमारे प्रोग्राम का ही पार्ट होता है, लेकिन उसे प्रोग्राम में मेन फंक्शन से अलग लिखते हैं ताकि हम जब जब कोई ऐसा कोई कोड बार बार रिपीट करना चाहें तो उसे बार बार रिपीट करने की जगह पर हम उसको एक ही जगह पर लिख करके जितनी बार चाहें उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एक ही कोड को बार बार यूज करने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज तो अब सबको समझ में आ गई है और इस चीज के लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमने कल आपको बताया था कि अगर हम कोई फंक्शन नहीं लिखते हैं, एक नॉर्मल तरीके से हम अपना अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो देखिए सभी को पता है कि नॉर्मल प्रोसीजर में प्रोग्राम लिखना बहुत लेंदी हो सकता है। जैसे कोई भी कोड को आपको रिपीट करना पड़ रहा है, जैसे कल के एग्जाम्पल में आपको बताया था कि एक ही प्रोग्राम में 4 नंबर अगर मांगे और चारों का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फिर आप वो कैलकुलेशन का प्रोसीजर बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन अब आज हम आपको फंक्शन के बारे में बताएंगे कि फंक्शन की मदद से ये चीज कैसे हो सकती है। लेकिन उससे भी पहले एक दो चीजें छोटी छोटी बेसिक्स जो है वो फंक्शन के बारे में आपको बतानी है। जैसे कोई भी फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उस फंक्शन को लिखने के लिए आपको दो तीन बातें खास तौर से पता होनी चाहिए कि लिखने का तरीका क्या होगा। उसको मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी फंक्शन जब हम खुद डिफाइन करते हैं तो खुद डिफाइन करने के लिए हमें फंक्शन के बारे से रिलेटेड 3 चीजें अपने प्रोग्राम में देनी पड़ती हैं। वो 3 चीजें हमारी क्या हैं? उसमें से पहली चीज है आपकी फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप होता है पहली चीज। दूसरी चीज होती है हमारी फंक्शन डेफिनेशन और तीसरी चीज होती है हमारी फंक्शन कॉलिंग। ये 3 चीजें जो है हमारी होती हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप को हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कि आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है आप उसे सबसे पहले जो फंक्शन आपने बनाया है आप उसे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जब तक आप कंपाइलर को अपने फंक्शन के बारे में नहीं बताएंगे तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी पसंद के एक नाम का और एक किसी खास काम को करने के लिए एक फंक्शन डिजाइन किया है। तो सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर करें। फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को ही फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जाता है, जिसका अपना एक रूल है, अपना एक तरीका है। आप अपने मनपसंद तरीके से प्रोटोटाइप भी नहीं दे सकते। प्रोटोटाइप में भी बस आपको क्या करना है कि आपको यूज करना है फंक्शन अपनी पसंद के नाम का, पर उसी तरीके को फॉलो करते हुए लिखना है जो तरीका पहले से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम कैसे ये फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप के बारे में बता रहे हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप हमेशा पहली ध्यान रखिए ये उस फंक्शन के अंदर लिखा जाता है जहां आप फंक्शन को कॉल करेंगे। यानी हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट जो है ये उसी फंक्शन का पार्ट होंगे जिस फंक्शन में आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। क्योंकि फंक्शन को हमने आपको कल भी बताया था कि फंक्शन को जब जब जरूरत पड़ती है तो हम उसे एक इन्विटेशन भेजते हैं जिसे हम फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप आप जहां भी फंक्शन में कॉल करना चाहते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल में सपोज हम मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो ये हम मेन के अंदर लिखेंगे। प्रोटोटाइप स्टेटमेंट में भी सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, उसके बाद में एक स्पेस देते हैं, फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम, जिस नाम से हम अपने फंक्शन को बना रहे हैं वो नाम लिखा जाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम उस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट देते हैं। आर्ग्यूमेंट यानी कि फंक्शन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट वो वैल्यूज होती हैं जो कि जिन पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स के नाम नहीं देते हैं बल्कि उनके टाइप की लिस्ट देते हैं। यानी आप ये बताना चाहते हैं कि किस तरह की वैल्यूज पे और कितनी वैल्यूज पे आप काम कर रहे हैं, ये चीज आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और लास्ट में ये स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है। आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड बाय अ टर्मिनेटर, ट्रू और फॉल्स। हमेशा ध्यान रखिए कि फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट को एक टर्मिनेटर यानी कि एक सेमीकोलन से बंद किया जाता है, लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप अगर देना है तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। इनफैक्ट डेटा टाइप से भी ज्यादा सही वर्ड हम बोल देते हैं
कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप का मतलब कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और भी नई जुड़ गई कि रिटर्न, यानी फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो इस बात का मतलब तब भी आपको आ जाएगा, मैंने आपको शुरू में जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे थे प्रोग्रामिंग की, तब भी बताया था कि मेन भी एक फंक्शन ही होता है। हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है और हर प्रोग्राम में एक ही मेन फंक्शन हो सकता है, और हर प्रोग्राम में कम से कम एक मेन फंक्शन का होना जरूरी है। बिना मेन फंक्शन के सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम आप नहीं लिख सकते, ठीक है। लेकिन जब हम अपने मेन फंक्शन को लिखते हैं, अब तो कम से कम 10वीं 20वीं 50वीं प्रोग्राम आप बना चुके हैं, तो हर बार आप मेन फंक्शन को लिखने से पहले लिखते हैं वॉइड और फिर लिखते हैं मेन। उसका कारण हमने आपको ये बताया था कि वॉइड का मतलब ही होता है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, और रिटर्न नहीं कर रहा इसका मतलब ये है कि जो भी आप कैलकुलेशन या जो काम भी आप मेन फंक्शन में कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी मेन फंक्शन में ही हो जा रहा है। जैसे 2 नंबर मांग के जोड़ा तो मेन में ही मांगा, मेन में ही जोड़ा और मेन में ही आउटपुट भी दे दिया। या आपने दुनिया भर के काम किए, सैलरी के बेसिस पे नेट सैलरी कैलकुलेट की, या आपने लूप चलाए, या आपने कंडीशंस लगाई, लेकिन हर बार जब भी आपने मेन फंक्शन का इस्तेमाल अभी तक किया, तो हर बार आपने क्या किया कि मेन में ही इनपुट लिया, मेन में ही आपने वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के बाद उन पर लॉजिक अप्लाई किया, और आपका जो आउटपुट जनरेट हुआ उसको भी आपने मेन में ही प्रिंट कर दिया। मतलब मेन में जो काम हुआ उस आउटपुट को आपने कहीं और नहीं भेजा, इसीलिए आपने मेन फंक्शन को हमेशा क्या बनाया अभी तक, वॉइड। अब आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं इस बात से कि जब आप कहीं बुक में या किसी साइट पे कोई प्रोग्राम सी का देखते हैं, तो कई बार आप वॉइड की जगह पे आईएनटी लिखा हुआ देखते हैं। तो वहां पर वो आईएनटी मेन इसीलिए लिखा होता है क्योंकि मेन की वैल्यू रिटर्न की जा रही होती है, लेकिन लास्ट में आप ये भी देखते हैं कि वहां लिखा रहता है रिटर्न 0। तो जब भी आप कोई फंक्शन को वॉइड के अलावा कोई और रिटर्न टाइप देते हैं, तो उसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी होती है। हमने आपको बार बार कहा कि मेन में आप कभी रिटर्न टाइप मत लगाइए, आप वॉइड लगाइए, और इसीलिए हमें कभी उसमें रिटर्न स्टेटमेंट देने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। पर अब हमें ये सब बातें समझनी पड़ेंगी। तो कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करते समय सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि हमारा फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये चीज हम उसके रिटर्न टाइप से डिसाइड करते हैं। और कोई भी फंक्शन आपकी जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो या तो आईएनटी हो सकती है, या फ्लोट हो सकती है, या कैर हो सकती है, यानी बेसिक डेटा टाइप की वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है। तो सपोज हम कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कि आईएनटी वैल्यू रिटर्न करने वाला है, तो उसका रिटर्न टाइप हम आईएनटी लिखेंगे। यदि हम ऐसा कोई फंक्शन बना रहे हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई ऐसा फंक्शन बनाए जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तब उसका रिटर्न टाइप वॉइड लिखा जाएगा। तो पहली चीज तो फंक्शन को डिक्लेयर करते समय सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप, उसके बाद में एक स्पेस देते हैं और फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम। अब ये नाम जो है फंक्शन का, वो हमारी मर्जी है। हम फंक्शन का नाम पंकज रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। हम फंक्शन का नाम XYZ रख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फंक्शन का नाम हम वैसा ही रखते हैं जिस तरह के काम के लिए फंक्शन बनाया जा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। और फंक्शन के नाम को आप अपर केस में भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड केस में भी लिख सकते हैं, पर कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यूजुअली हम लोअर केस में लिखते हैं। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा नाम आपने यहाँ दिया है, जब जब आप इस फंक्शन के नाम का इस्तेमाल करेंगे, सेम केस सेम स्पेलिंग आपको फॉलो करनी होगी। तो फिलहाल मान लीजिए कि अगर हमें किसी इंटीजर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फंक्शन बनाना है, जो कि हम अपने लास्ट एग्जाम्पल में देख चुके हैं, तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हमने फंक्शन का नाम भी फैक्टोरियल रख दिया। आप खाली एफ भी रख सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरा लंबा चौड़ा नाम दिया जाए। तो फिलहाल हमने पहचान के लिए और समझने के लिए फंक्शन का नाम रख दिया फैक्टोरियल। तो ये हमने अपनी मर्जी से रखा है। अब क्या है, हमने रिटर्न टाइप दे दिया, हमने फंक्शन का नाम दे दिया। अब हमें क्या देना है, ब्रैकेट खोलने के बाद फंक्शन आर्ग्यूमेंट डेटा टाइप लिस्ट, यानी कि ये फंक्शन कितनी वैल्यू पे काम करेगा, उनका डेटा टाइप क्या है, बस इसकी लिस्ट देनी है। हमारे इस प्रोग्राम में, इस एग्जाम्पल में, हम एक बार में एक इंटीजर ले रहे हैं। एक इंटीजर की वैल्यू हमारा फंक्शन कैलकुलेट करके देगा। तो वैल्यू कितनी है, 1, और टाइप क्या है उसका, इंटीजर। तो यहाँ पर हम int लिखेंगे। कोई वेरिएबल का नाम int x, int y, int z नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर डेटा टाइप लिखना होता है। अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो सपोज 4 इंटीजर पे काम कर रहा है, हो सकता है आप एवरेज कैलकुलेट करने का कोई फंक्शन बना दें और वो 4 इंटीजर्स पे काम कर रहा हो, तो आपको 4 बार int लिखना होगा
और चारों आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करना होगा कॉमा से। आपको लिखना होगा int, 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 int और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे। मतलब जो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट डेटा टाइप लिस्ट है, यहाँ पर हम ये बताते हैं कि हमारा फंक्शन कितनी तरह की वैल्यू पे काम करने जा रहा है और वो कितनी वैल्यूज हैं। अगर एक है और एक int है तो int लिख दिया, अगर 4 int थे तो int, int लिख सकते थे, बार बार ऐसे लिख सकते थे int, int, int ऐसे लिखते, 4 बार आप लिखते, ऐसे लिखते। और अगर आप एक int पे और एक फ्लोट पे काम कर रहे हैं तो एक int और एक फ्लोट भी दिया जा सकता था। मतलब किस तरह की वैल्यूज है और वो कितनी वैल्यू है इसकी लिस्ट यहाँ दी जाती है। फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में हम एक ही इंटीजर पे काम कर रहे हैं, तो हमने इंटीजर के लिए एक लिया और ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट बनी, ये स्टेटमेंट हमारी कहलाई फंक्शन प्रोटोटाइप। अब बात आती है दूसरी, ये फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है उस फंक्शन के अंदर लिखना है जिस फंक्शन में आप ये फंक्शन कॉल करेंगे, यानी जिस जगह पर आपको इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी उसी फंक्शन में आप प्रोटोटाइप स्टेटमेंट देंगे। अगली हमारी स्टेटमेंट है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन प्रोग्राम जो है, मतलब ये कोड है, ये वही कोड है जिसमें हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन का मतलब आप जो पूरा क्रियाकलाप आपका फंक्शन कर रहा है, आपका फंक्शन क्या काम कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, ये पूरी जो डेफिनेशन आपको दी है, ये फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट कहलाती है। आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन डेफिनेशन किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं दी जा सकती। जैसे हम कल से बार बार आपको ये बात बता रहे हैं कि फंक्शन अपने प्रोग्राम में लिखा हुआ ही एक ऐसा सेक्शन होता है जो मेन से अलग होता है, तो ये अलग लिखा जाएगा, लिखा प्रोग्राम में ही जाएगा उसी प्रोग्राम में, लेकिन मेन के बाहर लिखेंगे और पूरे फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट का तरीका भी यही होता है। सबसे पहले हम उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं कि हमारा फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फिर हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और फिर ब्रैकेट के अंदर हम उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट देते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्मिनेशन नहीं करते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और हमारे जो भी फंक्शन के स्टेटमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 10, 12 डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कितना काम कर रहा है, उसके हिसाब से हम फंक्शन की स्टेटमेंट्स अपने प्रोग्राम में लिखते चले जाते हैं। हमारे फंक्शन में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे और बाद में जब सारी स्टेटमेंट्स हमारी हो जाएंगी तब हम लास्ट में फंक्शन को क्लोज करेंगे। तो ये पूरा हमारा फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है, जिसमें हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा से लेकर के फंक्शन का नाम क्या होगा, वो कितनी वैल्यूज पे काम करेगा, वो काम कैसे करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी दी जाती हैं। फंक्शन डेफिनेशन में एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो है फंक्शन का रिटर्न टाइप। यदि फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप है तो वो रिटर्न टाइप ही सबसे पहले लिखा जाए, और यदि फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप आपने बनाया है तो इसका मतलब ये भी है कि फंक्शन वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आपको उस फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट देना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, यदि फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, वॉइड के अलावा int, कैर या फ्लोट है, तो फंक्शन में कम से कम एक रिटर्न स्टेटमेंट होना जरूरी है। कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज कर सकता है, मगर एक बार में एक ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये 2-3 बातों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड ये चीजें ध्यान भी रखनी है और एग्जाम में ये चीजें एक एक नंबर में पूछ भी ली जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है तो फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, लिखना ही नहीं है, क्योंकि वॉइड है तो फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन वॉइड के अलावा कोई भी रिटर्न टाइप है, अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप है int, अगर फंक्शन का रिटर्न टाइप है फ्लोट, अगर उसका रिटर्न टाइप है कैर, तो आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन की जो बॉडी है
उसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट होनी ही होनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर उसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट ना हो। तो एक तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जो रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक ही रिटर्न स्टेटमेंट हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। फंक्शन में एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और ये भी ध्यान रखिए कि लिखी एक से ज्यादा भले ही हो, 2, 3, 4 भी लिखी हैं, लेकिन एग्जीक्यूट एक बार में एक ही होगी। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट हो सकती है या नहीं, हो सकती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि रिटर्न स्टेटमेंट एक बार में कितनी एग्जीक्यूट हो सकती है, केवल एक ही एग्जीक्यूट हो सकती है। एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, लिखी जा सकती है। हालांकि ये टोटली हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो 2-3 चीजें छोटी मोटी आपको ध्यान रखनी है, अभी हम आपको बना के दिखाएंगे। फिर ये यहाँ पर आपने पूरा फंक्शन डेफिनेशन लिखा। अब आती है लास्ट हमारी बात, फंक्शन कॉल। अच्छा, ये हम आपको यहाँ बता देते हैं कि अगर हम अपने फैक्टोरियल फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते, जैसे ये लिखा है, अगर हमारा कोई फैक्टोरियल फंक्शन हमने बनाया है तो हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। अब आ रही है आवाज? अभी क्लियर है आवाज? बताइए कोई। यस मैम। चलिए ठीक है। अगर हमें अपने फंक्शन को डिफाइन करना होता है, यही फैक्टोरियल फंक्शन जो ऊपर हम डिक्लेयर करके आए हैं, प्रोटोटाइप बनाया है, उसी को अगर डिफाइन करना होता तो सबसे पहले हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, INT। तो हमने INT लिख दिया यहाँ पर, ये हमने INT लिखा, स्पेस दिया। अब क्या लिखना है हमको, रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नाम। ये तो हम बता ही चुके हैं फंक्शन का नाम हमारे क्या होगा, तो वही फंक्शन का नाम हमें यहाँ भी लिखना है। हम अपनी मर्जी से बार बार नाम नहीं बदलेंगे। ऊपर हम डिक्लेयर कर आए हैं कि फंक्शन का नाम फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी वही नाम लिखेंगे। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब यहाँ क्या देंगे, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोटोटाइप में आर्ग्यूमेंट डेटा टाइप लिस्ट होती है, यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट लिस्ट देंगे। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी आर्ग्यूमेंट का टाइप, और उसके बाद INT लिखा हमने, और उसके बाद हम अपनी कोई भी आर्ग्यूमेंट का नाम देंगे, ABCXYZ, num1 num2 जो भी है। फिलहाल हमने n ले लिया, तो ये हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट हो गई। अगर हम एक बार में जो फंक्शन बना रहे हैं वो एक ही आर्ग्यूमेंट पे काम कर रहा है और वो आर्ग्यूमेंट इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने केवल INT n लिखा। और सपोज यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट होते हैं, 4 INT होते, जिसके ऊपर प्रोटोटाइप में हम लिख जाते, तो यहाँ लिखते हैं INT n, INT m, INT x, INT y, INT z। मतलब जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे और उनके जो भी डेटा टाइप होंगे, उसके हिसाब से ही यहाँ पर लिस्ट बनेगी। फिलहाल एक ही आर्ग्यूमेंट है और इंटीजर है, तो हमने INT n ले लिया है। अब इसके बाद में हमें करली ब्रेसेस ओपन करने हैं। करली ब्रेसेस के बाद अब हम अपने प्रोग्राम का लॉजिक लगाएंगे। प्रोग्राम का लॉजिक बिल्कुल वही है जो फैक्टोरियल का होता है। तो यहाँ पर हमें अपने कुछ वेरिएबल पे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे फैक्टोरियल के लिए 1 डिक्लेयर करना पड़ेगा, लूप चलाने के लिए I डिक्लेयर करना पड़ेगा। और I डिक्लेयर करने के साथ ही साथ अब हम पूरा लॉजिक अप्लाई करेंगे, जो भी हमारा लॉजिक है, फॉर वही सब पूरा I इज इक्वल टू n, I is greater than is equal to 1 and I प्लस प्लस, इतना करेंगे। फिर वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा f इज इक्वल टू f इंटू I। लॉजिक देखिए कहीं वो बदला नहीं है, बिल्कुल वही फैक्टोरियल वाला लॉजिक ही आप अप्लाई कर रहे हैं। और अब आप क्या चाहते हैं कि जो फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के आया है वो फैक्टोरियल कहाँ भेज दो, वहीं भेज दो जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लिखेंगे अपना रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे, रिटर्न। रिटर्न और हमारा आउटपुट किस वेरिएबल के अंदर है, f के अंदर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न f। और ऐसा करने के बाद हम अपने स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे और बाद में हम अपने फंक्शन को बंद कर देंगे। इतना करने पर ये हमने जो है फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरह से। ये पूरा कोड जो है हमारा, ये फंक्शन डेफिनेशन कोड हमारा कहला रहा है। तो
इस तरीके से आप जब भी चाहें तो कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन दे सकते हैं। अब आप कहेंगे दो तीन चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए int हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप था, तो यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट दिया और रिटर्न हमने क्या किया, रिटर्न वो वेरिएबल किया जिसमें हमारा आउटपुट स्टोर है। ऐसा करने का मतलब ये है कि जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा किस फंक्शन के अंदर भी, वहां पर f की वैल्यू पहुंच जाएगी। यानी एक तरीके से जिस फंक्शन में इसको कॉल किया गया है वहां से और इस फंक्शन का आपस में एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और वैल्यूज का आदान प्रदान चलता रहेगा। वहां से इनपुट आएगा वो किस में स्टोर होगा, n में, और यहाँ से आउटपुट जाएगा वो किस में स्टोर होगा, f में। तो ये हमने आपको यहाँ पर पहले बताया फंक्शन प्रोटोटाइप, ये प्रोटोटाइप लिखने का तरीका था। फिर हमने यहाँ पर आपको बताया फंक्शन डेफिनेशन। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो वो किस तरीके से लिखते हैं, और एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया कि ये डेफिनेशन है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट बहुत जरूरी है जब यहाँ पर रिटर्न टाइप कुछ भी है। अब लास्ट आती है बात फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट की, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। देखिए ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अब आपको ये तो पता चल गया कि जब भी फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा तो आउटपुट हमारा किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। अब ये f में हमारा आउटपुट है और ये आउटपुट उस फंक्शन में जा रहा है जहां फंक्शन को कॉल किया है। तो इसका मतलब f की इस वैल्यू को उस जगह पर भी किसी इंटीजर में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम उस फंक्शन में केवल उस लाइन को देखें जहां हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो सपोज हमने इंटीजर अगर डिक्लेयर किया होगा, कोई भी xyz इंटीजर ही आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर जब आप डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर, तो क्योंकि हमें f की वैल्यू चाहिए जो यहाँ आए, तो xyz कुछ भी हम ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने x ले लिया और अब हम कहेंगे x इज इक्वल टू, हम मान के चल रहे हैं कि x हमने पहले डिक्लेयर कर दिया होगा, यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को जब भी कॉल करना होता है तो हम सबसे पहले तो फंक्शन का नाम लिखते हैं। हमने प्रोग्राम में अपना फंक्शन बनाया है जिसका नाम फैक्टोरियल है, और मान लीजिए कि हम वो वैल्यू a में इनपुट की थी जिसको कि हम भेजेंगे। तो यहाँ a में हमने वैल्यू ली होगी कि किस नंबर का फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, और जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ a लिखेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। समझ लीजिए एक तरीके से कंपाइलर ने इस लाइन से फंक्शन को इन्विटेशन भेज दिया। इन्विटेशन भेजने का मतलब ये है कि यहाँ से कंट्रोल कहाँ पहुंचा, सीधे फंक्शन डेफिनेशन पे पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा। और a में जो वैल्यू लिखी थी, मान लीजिए a में 5 स्टोर किया था, तो वो वैल्यू कॉपी होकर किसमें चली जाएगी, n में। n में वही वैल्यू कॉपी होके आ गई जो वैल्यू a में थी, और इसकी वजह से 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, और 5 मान लीजिए f जो है 120 था, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो वो 120 हो जाएगा। तो वो f की वैल्यू जो 120 है वो यहाँ आकर के किस में स्टोर हो जाएगी, x में। और अब अगर आप x को प्रिंट कराएंगे तो x का फैक्टोरियल, x का आउटपुट वही होगा जो कि हमारे a का फैक्टोरियल होगा। इस तरह से फंक्शन लिखे जाते हैं, काम किया जाता है, और आपको ये चीजें आपके लिए आसान की जाती है। चलिए इसको यहीं पर अभी हम मिनिमाइज कर रहे हैं, देखते हैं अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सब चीजें आप फटाक से करके दिखा दें। तो अब देखिए हमें अपने प्रोग्राम में आ गए हैं, हमें 4 नंबर मांगने हैं, 4 नंबर हमने मांग लिए बस। अब यहाँ ये भीड़ लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो देखिए जो बात होगी कि आपको वेरिएबल्स बहुत सारे डिक्लेयर करने हैं, आपने नंबर मांगा। अब यहाँ पर आपको कोई भी लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सिर्फ हम एक छोड़ दे रहे हैं, बाकी हम सब डिलीट कर दे रहे हैं। और बस आपको 4 नंबर मिले, आपको इन चारों नंबरों का आउटपुट स्टोर करना है। तो यहाँ पर कुछ भी हम XYZ ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया ABC है, D है, EFG और H। ये EFGH हमने किस लिए लिए, क्योंकि एक वेरिएबल का आउटपुट मतलब A का आउटपुट F में E में स्टोर कर देंगे, A का फैक्टोरियल E में स्टोर करेंगे, B का फैक्टोरियल F में स्टोर करेंगे, इसके लिए किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब हम, अब पहला वेरिएबल a है जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, यानी कि फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, हमें फंक्शन कॉल का आउटपुट e में स्टोर करना है, तो e इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ a, ये लिखेंगे।
फिर लिखेंगे यहाँ पर f इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ b, फिर लिखेंगे g इज इक्वल टू फैक्टोरियल। अब ये नाम हमने इतना बड़ा लिखा है, ये जरूरी नहीं कि आप पूरा फैक्टोरियल लिखिए, आप कुछ भी, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। h इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ d। ऐसा करने पे हमने ये जो चारों लाइनें हमारी बनी है, ये चारों लाइनें हमारी क्या है, ये हमारी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है, चारों की चारों, ये भी ये भी ये भी। यानी इस प्रोग्राम में 4 बार फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन कॉल होने के बाद उनका आउटपुट आपको प्रिंट करना है। तो ये हम यहाँ से यही कॉपी कर ले रहे हैं और ये आउटपुट हमें प्रिंट कराना है, ये हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। बस अब हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा वेरिएबल में। a का फैक्टोरियल किस में आया है, e में आया है। b का फैक्टोरियल किस में आया है, f में आया है। c का फैक्टोरियल आया है d में और d का फैक्टोरियल आया है h में। और इसके बाद अब हम अपना मेन फंक्शन यहीं पर बंद कर देंगे। तो ये तो हो गया मेन फंक्शन, इसमें हमने सब काम किया, अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए और फंक्शन का आउटपुट जिसमें स्टोर करना है वो वेरिएबल डिक्लेयर किए। और अब यहीं पर एक लाइन और देनी है अभी आपको, जिस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वैसे ही फंक्शन भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यानी कि फंक्शन प्रोटोटाइप उसी फंक्शन में दिया जाता है जिस फंक्शन में आप बनाए हुए फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और कॉल हम यहीं पर कर रहे हैं, नीचे की लाइनों में देख ही रहे आप। तो यहीं पर हमें अपना फंक्शन प्रोटोटाइप भी देना होगा, int, फिर फंक्शन का नाम फैक्टोरियल, और अब यहाँ पर डेटा टाइप लिस्ट। फंक्शन कितनी तरह की वैल्यू पे काम कर रहा है, तो एक ही इंटीजर पे काम कर रहा है एक बार में, तो ये फंक्शन हमारा ये क्या कहलाया, ये कहलाया फंक्शन प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप स्टेटमेंट दे दिया और फंक्शन कॉल कर लिया। अब क्या बचा, अब सिर्फ हमारा बचा फंक्शन डेफिनेशन। देखिए मेन के बाद, अब मेन से बाहर आ गए और अब हम लिखेंगे अपना फंक्शन, पूरा डिफाइन करेंगे। फैक्टोरियल इंटीजर एक ले लिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया, x ले लिया हमने, और अब इसे हम टर्मिनेट नहीं करेंगे और पूरा हम अपना कोड लिखेंगे। इसके लिए आपको ध्यान है कि एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा लूप चलाने के लिए। जो देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि हमने f यहाँ भी डिक्लेयर किया है और f ऊपर भी डिक्लेयर्ड है, और इस f का इस f से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल ले लें। खैर, अब हमने यहाँ पे अपना फैक्टोरियल के लिए लॉजिक लगाना था, तो हमें जो a है, ये देखिए पहली बार जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू कॉपी होकर के आएगी किसमें, x में। तो लूप हमारा यहाँ पे x से शुरू होगा 1 तक चलेगा और यहाँ पर फैक्टोरियल हम किस में स्टोर कर रहे हैं, f में। तो f इज इक्वल टू f इंटू आई हमने लिखा और इसके बाद जैसे f कैलकुलेट हो गया तो लूप से बाहर आए और क्या कह दिया, रिटर्न f, और इसके बाद हमने अपने फंक्शन को बंद कर दिया। तो देखिए ये जो पूरा हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ से लेकर के ये पूरी जो बॉडी है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये है हमारा फंक्शन डेफिनेशन, जिसमें हम पूरे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है वो हमने लिख दिया। अब देखिए आपको बार बार कोड लिखना नहीं पड़ा, एक ही बार हमने ये कोड लिखा है, बस इस कोड को हम बुला रहे हैं, यूज कर रहे हैं। कितनी बार यूज कर रहे हैं, 4 बार। हम इस कोड को 10 बार भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये इतना हिस्सा हमारा फंक्शन डेफिनेशन बना, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो 4 लाइनें हैं ये आपकी बनी यहाँ पर, ये जो है ये 4 लाइनें आपकी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट बनी, और ये जो लाइन है ये आपकी बनी फंक्शन प्रोटोटाइप। हम इसे एक बार सेव कर रहे हैं और रन करा रहे हैं। देखिए रन कराया, उसने पूछा 4 नंबर दीजिए, हमने दे दिया 2, 3, 4 और 5 और एंटर करा। देखिए 2 का फैक्टोरियल आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, 5 का आ गया। जबकि आपको भी ध्यान है कि आपने फंक्शन एक ही बार लिखा है, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का लॉजिक 10 बार नहीं लिखा गया, 4 बार नहीं लिखा। लेकिन जब जब आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हुआ तो क्या हुआ, देखिए सबसे पहले a की वैल्यू 2 थी, वो कॉपी होके x में गई और यहाँ पर f में 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ गया।
जैसे इसने रिटर्न किया तो फिर कंट्रोल कहाँ गया, इसी लाइन पे जहाँ फंक्शन कॉल किया था, और ए का फैक्टोरियल आगे किस में स्टोर हो गया, ई में। फिर दोबारा नेक्स्ट लाइन पे आया कंपाइलर, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर बी की वैल्यू कॉपी हुई, बी का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ और रिटर्न होके वैल्यू एफ में आ गई। फिर इसी तरह से सी का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, रिटर्न होके वैल्यू जी में आई, और डी का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, रिटर्न होके वैल्यू आ गई एच में, और बाद में हमने इन्हें प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से देखिए वही काम जिसे करने के लिए आपको कम से कम 3 बार और ये कोड लिखना पड़ता, वही चीज अपने एक ही बार कोड लिखा। और ये तो 4 नंबर हमने मांगे, अगर हमने 10 नंबर मांगे होते तो 10 नंबर के लिए भी ये फैक्टोरियल एक ही कोड काम करता, और बार बार फंक्शन की कॉलिंग होने से हम बार बार लिखने से भी बच गए और हमारा काम भी हो गया। इस तरह से एक फंक्शन का हम यूज करते हैं, और फंक्शन को यूज करके हम अपने टाइम को भी बचाते हैं, प्लस हमें जो है ये भी फायदा होता है कि डेफिनेशन लास्ट में लिखते हैं हमेशा। देखिए हाँ, ऐसा नहीं है कि फंक्शन की डेफिनेशन लास्ट में लिखी जाएगी, हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि भी कुछ चीजें और भी है, लेकिन फिलहाल आज के लिए आप यही समझें अभी तक कि आप फंक्शन डेफिनेशन लास्ट में लिखते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन को आप प्रोग्राम में पहले भी लिख सकते हैं, उस फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं जिस फंक्शन में आपने अपने फंक्शन को कॉल किया है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, तो एक साथ नहीं बताएंगे वो चीजें। तो ये चीज हम अपनी जो है कल की, मतलब जो हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझें कि इस तरह से एक फंक्शन लिखा जाता है, और इसी के बेसिस पर हम आपको अपनी जो वर्ड वाली फाइल है इसमें 2 असाइनमेंट दे रहे हैं, ये फाइल हम भेजेंगे आपको। तो इसमें 2 क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम भी ओवर हो रहा है और क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है। तो आज इतना ही है, इसके बाद जो है हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन दिए वो प्लीज जरूर ट्राई करिएगा, और जो है आप अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। दैट्स ऑल फॉर द डे। चलिए अभी सब अनम्यूट है। सबको समझ में आया? जी मैडम। चलिए अब जोर से एक बार मुझे विश कर दीजिए, आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है फिर, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। अब हम लोग परसों मिलते हैं, परसों की क्लास को कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।